20 मिनट आपके साथ वो अब मैं थोड़ी सी लिंकिंग और थोड़ी सी लॉजिक ये मैं आपको समझाने चाहूँ। अगर आपको ये लिंकिंग और लॉजिक समझ आ गई, मैं आपसे गारंटी के साथ कहता हूं कि आप स्टैंडर्ड ता कयामत इसको याद रखेंगे। ता कयामत इसको याद, अगर उसकी लिंकिंग और लॉजिक समझ आ गई, ये स्टैंड आपको ता कयामत याद रहेगा। अगर आप उसको याद भी कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं याद कर क्या है। और आप सारी किताब अभी हमारे पास इंशाल्लाह आ जाएगी 3 बजे। जब हम किताब सामने रखेंगे, हम एक सवाल करेंगे, आप कहेंगे सर इतना आसान, हम दूसरा सवाल करेंगे सर आप कहेंगे बहुत आसान, हम तीसरा सवाल करेंगे, चौथा सवाल आप कर ही नहीं पाएंगे। और चौथे सवाल में आधी क्लास कुछ और लिख रही होगी, आधी क्लास कुछ और कुछ तो लिख ही नहीं रहे होंगे, ये भी हो। पांचवें सवाल में थोड़ा सा और मुश्किल हो जाएगा। छठे सवाल में ओपन बुक पॉलिसी है, फाइनल का सवाल कर रहे होंगे, आपके सामने किताब होगी, आंसर्स आपके सामने होंगे, आपके नहीं समझ आ रहा होगा कि तो वो जब हम ड्राफ्टिंग करेंगे तो हमारी चीजें इंशाल्लाह और क्लियर होंगी। ये कंप्लीट एक पैकेज है। अब मेरी बात सुनिए और बड़े गौर से सुनिए। ये याद है बच्चों, ये याद है आयजा 200 क्या कहता है? मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद, टू प्रोवाइड एंड टू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट। क्या यहां तक बात समझ आती है? ऑडिटर की जिम्मेदारी है, ऑडिटर की जिम्मेदारी है प्यारे बच्चों, टू ऑब्टेन व्हिच इज दी, बट इट इज नॉट दी, बिकॉज देयर आर पहली एस्टिमेट्स, दूसरी, तीसरी, चौथी मैनेजमेंट में नॉट प्रोवाइड। डन हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये बात समझ आती है? अच्छा, थोड़ा सा इसमें अभी वो पीएस वगैरह नहीं देख रहा, प्रोफेसर समझ लिखा। अगला काम हमने क्या करा था प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दें। अगला काम हमने क्या करा था? आइजा 315। और आइजा 315 में हमने कहा था, ये मैं आइजा 315 क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसमें आपको रिस्क को बच्चों 5 मिनट आपने जब जवाब देने सही, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको वो चीजें थोड़ी सी बहुत याद है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था 315 का? रिस्क को आइडेंटिफाई करना था। तो कैसे करूं भाई, कैसे करूं? ऑब्टेन एंड अंडरस्टैंडिंग, किस चीज की? एनवायरमेंट की और इंटरनल कंट्रोल। ये जो मैं अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करूंगा तो मुझे कुछ हाथ पांव मारना पड़े, क्या हो गए वो? रिस्क असेसमेंट, जो मेरे पास इंक्वायरी है, ऑब्जर्वेशन है और इंस्पेक्शन। अच्छा सुनते रहिएगा, नोट किसी ने नहीं करना है, सबने सुनना है। अच्छा जी ये काम कर लिया मैंने, सही है। जब मैंने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करी तो मेरे पास या तो मैं रिस्क को लिंक करूंगा प्यारे बच्चों, कौन से लेवल से? एफएस लेवल से या फिर एसर्शन लेवल से। और जब मैंने रिस्क को लिंक कर दिया तो यहां पे रिस्क आइडेंटिफाई हो चुका है। अगला काम क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? उसकी असेसमेंट, या तो नॉर्मल रिस्क होगा या फिर सिग्निफिकेंट रिस्क होगा। और सिग्निफिकेंट रिस्क का पहला क्राइटेरिया क्या था प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दे? एस्टिमेट। दूसरा क्राइटेरिया क्या था? जल्दी से दो और बता दें, लिखा हुआ है बोर्ड पे, जल्दी से दो और बता दें। When the transaction is outside the normal course of business, it shall be treated as a, या चौथी चीज, जब ट्रांजैक्शन आपकी किसके साथ हो रही है? रिलेटेड पार्टी के साथ हो रही है, तो इट शैल बी ट्रीटेड एज अ सिग्निफिकेंट। दो वर्ड उस वक्त इसलिए नहीं बताए थे बिकॉज आरपी का वर्ड आपको नहीं पता था, आज आरपी का वर्ड पता चल गया, रिस्क सारे लिख दिए, तो अब ये वाली डायग्राम भी कंप्लीट करने जा रहा हूं आपके पास। डन हो गया प्यारे बच्चों? अच्छा, और इसके अंदर एक और चीज भी आती है, फिफ्थ यहां पे लिख देता हूं, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन, अनयूजुअल ट्रांजैक्शन। ये एक ही बात है, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस कॉम्प्लेक्स। सिल्क बैंक की ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस थी तो और कॉम्प्लेक्स भी थी, पैसा भी दे रहे हो, फिर वही पैसा वापस आ रहा है, फिर लोन दे रहे हो, सही है। अच्छा, और फिर मैं आगे जाता हूं, कहां आगे जाता हूं? आइजा 500 में। और आइजा 500 में मेरी जिम्मेदारी है सफिशिएंट, एप्रोप्रिएट, ऑडिट, एविडेंस। सफिशिएंट डील्स विद दी, एप्रोप्रिएट डील्स विद दी क्वालिटी, और क्वालिटी में मेरे पास रेलिवेंट एंड, रेलिवेंट कहता था एजर्शन अंडर कंसिडरेशन एंड डायरेक्शनल ऑफ, और रिलायबल मेरे पास कहता था थर्ड पार्टी, डायरेक्टली, रिटर्न फॉर्म, ओरिजिनल। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? जब मैं परफॉर्मेंस फेज में हूं
या इवन इसके आगे जाके जब मैं कहां पर हूं, आइजा 705 में हूं, इसके बाद मुझे कोई न्यू इंफॉर्मेशन मिल सकती है, तो स्टैंडर्ड आपसे कहता था कि आपने अपने रिवीजन ऑफ रिस्क असेसमेंट, मतलब कि आपने अपने रिस्क को भी क्या करना है, और सिर्फ रिस्क रिवाइज करके बैठ नहीं जाना है, उसके अगेंस्ट ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के। यहां तक बात समझ आती है मेरे प्यारे बच्चों? अच्छा जी, ऑडिट एविडेंस मेरे पास इंस्पेक्शन था, मेरे पास इंक्वायरी था, मेरे पास ऑब्जर्वेशन था, मेरे पास एक्सटर्नल कंफर्मेशन। क्या यहां तक बात समझ आती है? यहां तक बात समझ आती है? दोस्त सुन ले थोड़ा सा। फिर मैंने कहा आइजा 705 डील्स विद मॉडिफाइड ओपिनियन, या तो मिस स्टेटमेंट होगी या स्कोप लिमिटेशन होगी। अगर मिस स्टेटमेंट है, मटेरियल है तो क्वालिफाइड मटेरियल प्लस परवेजिव है तो स्कोप लिमिटेशन है, मटेरियल है तो क्वालिफाइड मटेरियल प्लस परवेजिव है तो डिस्क्लेमर। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, दोनों में फर्क है, पता है हम सबको ये सारी बातें। अच्छा जी, आइजा 200 में मैंने रीजनेबल एश्योरेंस किस चीज की लेनी है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के हिसाब से बने कि नहीं बने। बच्चों क्लियर है? 315 व्हाट इज ऑडिट रिस्क, जल्दी से बता दे, व्हाट इज ऑडिट रिस्क? एफएस may not be equal to IFRS, ऐसा ही है। आइजा 500 में मैंने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के हिसाब से, अगर तो व्हाट इज मिस स्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन, मुझे नहीं पता कि एफएस आईएफआरएस के हिसाब से बने हैं या नहीं बने। क्या यहां तक बात समझ आती है? इंटरनल कंट्रोल की जब मैं अंडरस्टैंडिंग लेता था तो मेरे पास कुछ कंट्रोल्स मौजूद थे, एक था ऑथराइजेशन एंड अप्रूवल, दूसरा सेग्रीगेशन। ये दो वर्ड्स याद है मेरे प्यारे बच्चों को? क्लियर है हम सारा यहाँ पे? प्यारे बच्चों ये सारा पढ़ा हुआ है हमने। आप इसको और इसको गौर से देखें, एग्जैक्टली यही चीजें वहां पे लिखी हुई। आप अब तक का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को सामने रखें जो हमने 7 क्लासेस में मेहनत करी है, इसको और ऑडिट के एलिमेंट्स को आप सामने रखें। एग्जैक्टली सारी की सारी चीजें A to Z, सारी की सारी चीजें वहां से डिराइव्ड होके यहाँ पे बनी है। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको प्रूफ करके दिखा सकता हूँ। स्टार्ट करूं मैं इसको? नोट किसी ने नहीं करना है, रजिस्टर हर कोई बंद कर दे। ये 15 मिनट अगर आप मुझे सुन लेंगे, आपके इंशाल्लाह 6 महीने बच जाएंगे प्यारे बच्चों, और आगे का जो 5 साल का सफर है कैफ का, सीफैप का, एमएसए का, फर्म का, वो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। आज तमीज आ गई आइजा को पढ़ने के कि आइजा बना कैसे है। यार बगैर लॉजिक के इस दुनिया में एक अल्फाज भी ड्रॉप नहीं हुआ है प्यारे बच्चों, समझ लीजिएगा मेरी बात। अच्छा, आइजा 550 कहता है एज एन ऑडिटर आपने क्या करना है, रिस्क को आइडेंटिफाई करना है। जब रिस्क को आइडेंटिफाई करना है तो मुझे क्या ऑब्टेन करना पड़ेगा, जल्दी से बता दो। ऑब्टेन है ऑब्टेन एंड अंडरस्टैंडिंग। लेकिन यहां अंडरस्टैंडिंग किस चीज की लूं, किसके ऊपर रिस्क आइडेंटिफाई करना है, तो किस चीज की अंडरस्टैंडिंग लूं, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप अंडरस्टैंडिंग लेनी है तो हाथ पांव चलाने पड़ेंगे। जब हाथ पांव चलाने पड़ेंगे तो मुझे कोई प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे। वो प्रोसीजर क्या कहलाएंगे, वो प्रोसीजर क्या कहलाएंगे, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। किधर है मुझे थोड़ा सा बताते रहिएगा, कहां पे है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म करने जा रहा हूं, इंक्वायरी परफॉर्म करने जा रहा हूं। किससे परफॉर्म करने जा रहा हूं, मैनेजमेंट से। क्यों कर रहा हूं, मैनेजमेंट से इंक्वायरी क्यों कर रहा हूं, बिकॉज मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है टू प्रिपेयर एफएस इन अकॉर्डेंस विद, और आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रिलेटेड पार्टी है, मुझे कैसे पता होगा। तो इंक्वायरी भी किससे कर रहा हूं, मैनेजमेंट से। क्या इंक्वायरी कर रहा हूं, क्या इंक्वायरी कर रहा हूं, नाम बता दो, रिलेशनशिप बता दो, और प्यारे मुझे तीनों अल्फाज कहां से जादू है, ये तीनों अल्फाज कहां से जादू है, ये मेरे पास IS 24 से। जब मैंने ओपिनियन ही इस चीज के ऊपर देनी है कि एफएस आईएफआरएस के हिसाब से बने हैं कि नहीं बने, तो जो आईएफआरएस कहता है वही तो इंक्वायरीज करूंगा यार, सेंस बनता है इस चीज का।
कि बताएं भाई आपके रिलेटेड पार्टी का नाम क्या है, उसके साथ आपने क्या क्या ट्रांजैक्शन और उसके साथ आपका रिलेशनशिप क्या है। मैंने ये काम कर लिया, उसने मुझे बता दिया, डन हो गया। बट मैंने कहा आइजा 315 में तो मैं एक और चीज की भी अंडरस्टैंडिंग लेता था। किस चीज की? इंटरनल कंट्रोल्स की। और आरपी में तो एरर के चांसेस भी ज्यादा है, और आरपी में तो फ्रॉड, और एरर और फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, करेक्ट करने के लिए मैनेजमेंट क्या डिजाइन करती है? इंटरनल कंट्रोल। तो एक और इंक्वायरी करूंगा। अगेन ये जो इंक्वायरी है ये क्या है? रिस्क असेसमेंट। किससे इंक्वायरी कर रहा हूं? मैनेजमेंट से। क्यों इंक्वायरी कर रहा हूं? बिकॉज मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है टू डिजाइन एंड इंप्लीमेंट इंटरनल कंट्रोल। तो मैनेजमेंट से मैंने इंक्वायरी करी, बताएं आपके पास क्या कंट्रोल्स मौजूद है कि सारी की सारी आरपी के साथ ट्रांजैक्शन आप आइडेंटिफाई कर चुके हैं। ये प्यारे बच्चों ये 3 वर्ड कहां से आए? अगेन 3 वर्ड IAS 24 से है। मुझे जो काम इसके ऊपर करना है, मुझे ओपिनियन ही इसके ऊपर देनी है। तो बताएं भाई आरपी के साथ ट्रांजैक्शन को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? आप कैसे अकाउंट, आपके पास क्या कंट्रोल्स मौजूद है? क्या यहां तक बात समझ आती है? और हमने कहा इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल क्या हो सकते हैं? ऑथराइजेशन है। तो आरपी के साथ जो ट्रांजैक्शन होती है उसको कौन ऑथराइज कर सकता है? और अगर कोई ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है तो उसको किसने ऑथराइज किया है, उसको किसने अप्रूव किया? प्यारे बच्चों ये जो प्रोसीजर्स कहलाएंगे, ये रिस्क असेसमेंट, इससे आरपी के ऊपर मुझे 1% एविडेंस भी ऑब्टेन नहीं हुआ है, बट इससे मुझे अंडरस्टैंडिंग मिल गई है जिसके बेसिस में मैं क्या आइडेंटिफाई कर सकता हूं? मैं रिस्क का। व्हाट इज ऑडिट रिस्क? What is audit risk? The financial statement में तो IFRS क्या कहता है? आरपी को क्या करना है? There is a risk मैनेजमेंट ने सारी की सारी आरपी आइडेंटिफाई ना की। There is a risk मैनेजमेंट ने सारी की सारी आरपी आइडेंटिफाई ना की हो। IAS 24 क्या कहता है? आरपी को आइडेंटिफाई करना है, अकाउंट फॉर करना है, एंड there is a risk मैनेजमेंट ने सारी की सारी आरपी को adequately disclosed ना किया। What is audit risk? The financial statements may not be prepared in accordance with IFRS। का यहां तक बात समझ आती है। और 2 रिस्क मैंने लिख दिए किसके? ये फ्रॉड के रिस्क है। ये कौन सा रिस्क है? फ्रॉड। अच्छा अब मेरी बात सुनिए बच्चों, ये क्लियर है? इसकी लॉजिक क्लियर है? इसकी लिंकिंग समझ आ रही है? आगे बढ़। जहां मैंने रिस्क आइडेंटिफाई कर ली है इसका मतलब आइजा 315 खत्म। और रिस्क आइडेंटिफाई करके चुपचाप नहीं बैठा। आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस इट शैल बी ट्रीटेड एज सिग्निफिकेंट रिस्क। फ्रॉड का रिस्क इट शैल बी ट्रीटेड एज सिग्निफिकेंट रिस्क। मैंने रिस्क को आइडेंटिफाई भी कर लिया, मैंने रिस्क को असेस भी कर लिया। प्यारे बच्चों तो यहां तक बात समझ आती है? क्लियर है आप सारे? यहाँ पे सुनिएगा मेरी बात। अब जब 315 खत्म हो गया अगली चीज कौन सी होगी? 500। अब मैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर नहीं करूंगा, अब मैं ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट। मेरा पहला रिस्क था, जानी किससे सवाल पूछा था? आप खड़े हो जाए जी। मेरा पहला रिस्क कि सारी की सारी आरपी आपने मुझे कम्युनिकेट नहीं करी। तो मैं क्या देख रहा था? इन्वेस्टमेंट रजिस्टर, शेयर होल्डर रजिस्टर। ये मैं क्यों देख रहा हूं? ताकि मैं रिलेटेड पार्टी को, व्हाट इज रिलेटेड पार्टी, जल्दी छेती छेती, व्हाट इज रिलेटेड पार्टी? IAS 24 के हिसाब से व्हाट इज रिलेटेड पार्टी? अगर ये कंपनी है तो इसकी होल्डिंग कंपनी क्या है? इसकी सब्सिडरी कंपनी क्या है? होल्डिंग की कोई और सब्सिडरी है वो इसकी क्या है? जो इसकी एसोसिएट्स है वो क्या है? अगर इसकी किसी के साथ जॉइंट वेंचर है तो क्या है? अगर कोई डायरेक्टर है इस कंपनी में की मैनेजमेंट पर्सनल वो क्या है? प्यारे बच्चों मेरी बात समझने की कोशिश करेगा। ये कौन है? ये कौन है? ये होल्डिंग कंपनी है। ये होल्डिंग कंपनी क्यों है? होल्डिंग कंपनी क्यों है? इसने आपकी कंपनी के शेयर्स एक्वायर किए हुए। तो जब तक आप शेयर होल्डर रजिस्टर नहीं देखेंगे आपको कैसे पता चलेगा आपकी कंपनी में किस किसने शेयर्स खरीदे?
आप कैसे इस होल्डिंग कंपनी को और इस एसोसिएट को आइडेंटिफाई करेंगे? आप तभी आइडेंटिफाई कर सकेंगे जब आप, प्यारे बच्चों ये कौन है इस कंपनी की? ये क्यों सब्सिडरी है? बिकॉज मैंने इसके शेयर्स में इन्वेस्टमेंट के, जब तक आप इन्वेस्टमेंट रजिस्टर नहीं देखेंगे आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कंपनी ने कहां कहां पे इन्वेस्टमेंट करी है? ये कौन लोग हैं प्यारे बच्चों? ये कौन लोग थे? की मैनेजमेंट पर्सनल। ये इसमें कौन था? डायरेक्टर। जब तक आप डायरेक्टर के मिनट्स ऑफ द मीटिंग नहीं देखेंगे या इस डायरेक्टर का कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट नहीं देखेंगे, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इस कंपनी में डायरेक्टर रिलेटेड पार्टी है या नहीं, या इसके साथ कोई ट्रांजैक्शन? आपने लॉ में एक चीज पढ़ी, अगर डायरेक्टर के साथ ट्रांजैक्शन करने जा रहे हो तो वो डायरेक्टर मीटिंग का पार्ट नहीं होगा, तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ स्टेटमेंट जमा कराता है कि मेरा कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, देयरफॉर आप मुझे इजाजत दें कि मैं इस एजेंडा का पार्ट नहीं बन सकता, तो वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग में डॉक्यूमेंट होता है। डायरेक्टर, अगर आरपी के साथ कोई ट्रांजैक्शन होती है उनको कौन ऑथराइज करेगा? बोर्ड ऑफ। तो जब तक मिनट्स ऑफ द मीटिंग नहीं देखेंगे पता ही नहीं चलेगा बोर्ड ने कौन कौन से ट्रांजैक्शन को ऑथराइज किया है। और जब आपने देखा बोर्ड ने तो कंपनी डी के साथ भी ट्रांजैक्शन को ऑथराइज किया है, कंपनी डी तो आ ही नहीं रही यहाँ पे। दिस प्रोसीजर्स विल हेल्प द ऑडिटर टू आइडेंटिफाई द रिलेटेड पार्टी। और आखिरी में क्या वर्ड यूज हो रहा है प्यारे बच्चों? इनवॉइसेस और कंफर्मेशन। आपने कंपनी ए को कंफर्मेशन, कंपनी बी को कंफर्मेशन भेजी, कंपनी बी ने कहा मुझे ये भी रिसीवेबल है, मुझे ये भी रिसीवेबल है, मुझे ये भी रिसीवेबल है। आप एक नई ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई, आपने एक इनवॉइस देखी कंपनी बी के साथ आ रही है और वो सेल्स की नहीं है, वो लोन की है, तो आप कहोगे मैंने एक न्यू ट्रांजैक्शन आरपी के साथ आइडेंटिफाई कर दी। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? क्या ट्रांजैक्शन एडिक्वेटली रिलेटेड पार्टी से हुई? किसके साथ है? रिलेटेड पार्टी से कंफर्म, बीच में कोई ना कोई उससे कंफर्म करो। और उसके ऑडिटेड, सिल्क बैंक में हमने यही करा, हमने आरिफ हबीब से भी कंफर्म किया, बीच में एक ब्रोकर इन्वॉल्व था उससे भी, और आरिफ हबीब के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखे कि वहां पे ट्रांजैक्शन को उसने वाकई में इन्वेस्टमेंट 500 मिलियन पे रिकॉर्ड किया हुआ और 350 का लॉस लिया हुआ है कि नहीं किया। समझ आ रही है प्यारे बच्चों बात? तीसरी चीज, आउटसाइड द, ये इसके प्रोसीजर सबसे मुनफरिद होंगे। यहां पे आपका सबसे बड़ा रिस्क क्या है कि ट्रांजैक्शन हुई क्यों है? ये जब आपका बिजनेस ही नहीं है तो ये ट्रांजैक्शन, तो आपको क्या पहला प्रोसीजर क्या परफॉर्म करना पड़ेगा? भाई एग्रीमेंट दिखाओ, मुझे बताओ, ताकि मुझे पता चल सके मैं क्या इवेल्युएट कर सकूं इसके बिजनेस रैशनल को। क्योंकि आपका बिजनेस नहीं है तो ट्रांजैक्शन करिए, तो इसका बिजनेस रैशनल क्या है? जो मैनेजमेंट आपसे कहेगी और जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है क्या वो आपस में कंसिस्टेंट है? और जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है क्या उसी को डिस्क्लोज किया है? और चूंकि ये आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है तो इसको ऑथराइज, फ्रॉड नहीं पड़ा। 3 प्रोसीजर है, रीडिंग करा सकता हूं, नहीं करवाऊंगा मैं, वहां पे उसकी भी रीडिंग करवा सकता था 315 में, नहीं करवाई। जब तक चीजें आपस में लिंक नहीं होगी, एक बेस नहीं होगी, मैं आपको रीडिंग नहीं कराऊंगा ना लिखूंगा। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? अच्छा, जहां मैंने ये काम कर रहे हैं इसके आगे बात नहीं बढ़ती, इसके आगे बात नहीं बढ़ रही, इसके आगे बात बढ़ रही है। क्या बात बढ़ रही है? कि आप एक न्यू रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई। मैं आपके सामने एक चीज रखता हूं, ये प्रोसीजर किस चीज के थे? जल्दी बताएंगे प्रोसीजर किस चीज के हैं? तो जब आप ये प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे तो 2 चीजें निकलेंगी, जल्दी बता दें। या तो एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड क्या है, या एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड। भाई 2 बातें निकलेंगी, या तो डिस्क्लोज किया है, जब काम ही ये कर रहा हूं कि एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड है तो या तो एडिक्वेटली डिस्क्लोज किया होगा, या अगर तो एडिक्वेटली डिस्क्लोज किया हुआ है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के हिसाब से बने। जब बने हैं तो आइजा 700 के हिसाब से आप जल्दी 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 अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे देंगे। और अगर एडिक्वेटली डिस्क्लोज नहीं किया तो आईएस 24 कहता है डिस्क्लोज होना चाहिए। एफएस में डिस्क्लोजर क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के हिसाब से है? प्यारे बच्चों ये क्या तस्वीर किया जाएगा? ये मिस स्टेटमेंट तस्वीर किया जाएगा आइजा 705 के हिसाब से। अगर मटेरियल है तो मटेरियल प्लस परवेसिव है तो जस्ट बी कॉमन सेंस, जस्ट बी कॉमन सेंस। मैं आपको यूं पढ़ाने जाऊंगा, मैं प्रोजेक्टर पे लगा के या पहले से सब कुछ लिख के रीड करवा के उर्दू में ट्रांसलेट, आपको कभी स्ट्रक्चर ही समझ में नहीं आएगा कि चल क्या रहा है यार इस स्टैंडर्ड में, कौन सा वर्ड कहां से उठ कर आ रहा है। खुदा का वास्ता है प्यारे बच्चों, मैं आपको
मैं कसम खा के कहता हूँ मैं आधे घंटे में आयजा पढ़ा सकता हूँ। मेरे लिए क्या है, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाना तो छोड़े, मैं इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसको। मैं एक पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन बना के आ जाऊँ, किताब मेरे पास पड़ी है वो सामने खोल दूँ, रीडिंग कराऊँ, हाईलाइट कराऊँ, 1 घंटे में खत्म। आपके कभी समझ में ही नहीं आएगा कि टॉपिक है क्या, ये टॉपिक आया क्यों है, ये टॉपिक कहां से लिंक्ड हो रहा है। ये समझ आते हैं प्रोसीजर्स प्यारे बच्चों? जहां ये प्रोसीजर्स आपने परफॉर्म किए, जहां ये आपने एक न्यू रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई कर ली जो कि मैनेजमेंट ने आपको कम्युनिकेट नहीं करी। प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम आप किसको कम्युनिकेट करेंगे? आप सुनिएगा मेरी बात को। आप यहां खड़े हुए, आयजा आपसे कह क्या रहा है कि बेटा यहाँ पे आ जाओ। ये समझिएगा मेरी बात को। आप यहाँ पे खड़े हुए, आप परफॉर्मेंस कर चुके हैं, आप परफॉर्मेंस कर चुके हैं। आयजा कहता है बेटा भाड़ में क्या परफॉर्मेंस, तुमने एक न्यू रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई करी जो कि मैनेजमेंट ने तुम्हें कम्युनिकेट, फौरन से उसका नाम एंगेजमेंट टीम को बताओ, बिकॉज तुमने तो उसको एंगेजमेंट टीम को नहीं बताया था। फौरन से किसके पास जाओ? मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करो कि सारी की सारी ट्रांजैक्शन, मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करें कि इसके साथ सारी की सारी ट्रांजैक्शन मुझे कम्युनिकेट करें। मैनेजमेंट से इंक्वायर करें कि आपके इंटरनल कंट्रोल इतने इनफेक्टिव क्यों थे कि इस रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई नहीं कर सके। आपको परफॉर्मेंस फेज में एक न्यू इंफॉर्मेशन मिली है। जल्दी जल्दी अपने रिस्क असेसमेंट को क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों? अपने रिस्क असेसमेंट को रिवाइज करना पड़ेगा। रिस्क असेसमेंट को सिर्फ रिवाइज करके छोड़ नहीं दूंगा, इसके अगेंस्ट मजीद फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा। और ये जो न्यू रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई हुई है, इसके ऊपर तो एडिक्वेट डिस्क्लोज के ऊपर काम ही नहीं किया आपने। आपने तो अब तक देखा कंपनी बी और कंपनी इसके ऊपर काम किया। आप किसके ऊपर काम करना पड़ेगा? तो क्या वो ट्रांस उसके ऊपर भी ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना। और अगर आपको लगता है मैनेजमेंट ने, प्यारे बच्चों अब कौन सा आइजा अप्लाई हो जाएगा? मैं नाम लिख रहा हूं, आइजा 244। और यही मसला होता है, आरपी का सवाल आता है, आंसर आरपी से नहीं होता, आंसर फ्रॉड से होता है। और यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगा, जब फ्रॉड पढ़ेंगे तो 10 शाखे और खुल जाएंगे हमारे। क्या यहां तक बात समझ आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये जितना कुछ लिखा हुआ है, ये सारी की सारी चीजें यहीं पे तो है। एंगेजमेंट टीम को कम्युनिकेट करें, मैनेजमेंट से कहें सारी की सारी ट्रांजैक्शन बताओ, बोलो कि भाई उस वक्त तो कर दे, इतने अच्छे इंटरनल कंट्रोल है कि मैं आरपी को आइडेंटिफाई करूंगा। क्यों ये आरपी आइडेंटिफाई? अपने रिस्क असेसमेंट को रिवाइज करो, उसके अगेंस्ट मजीद ऑडिट प्रोसीजर, जो न्यू रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई हुई है क्या वो एडिक्वेटली, उसके ऊपर काम करो। और अगर आपको लगता है मैनेजमेंट ने जानबूझ के, तो आइजा 240 फ्रॉड अप्लाई करो। क्या मेरे प्यारे बच्चों याद, क्या स्टैंडर्ड की लॉजिक और लिंकिंग आपको समझ आ रही है? ए टू जेड चीजें सारी लॉजिकल है, लिंक है। क्यों इन्वेस्टमेंट रजिस्टर देख रहा हूं मेरे भाई, समझ आया आपको? क्यों शेयर होल्डर रजिस्टर देख रहा हूं, आपके समझ? आपको जब लॉजिक पता होगी, आपको जिंदगी भर याद रहेगा प्यारे बच्चों, आपको जिंदगी भर याद रहेगा। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? तो इसमें जितना कुछ लिखा है सब याद करना है। याद करना सेकेंडरी है, पहली चीज क्या है? समझ तो आए कि है क्या। और मैं अभी भी आपको कह रहा हूं, इतना अच्छा समझने के बाद, इतना अच्छा लिखने के बाद, एक सेकंड, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, अच्छा, इतना कुछ समझने के बाद, इतना कुछ लिखने के बाद, जब हम ड्राफ्ट करने बैठेंगे, मैं आपसे हल्फन कह रहा हूं 2 सवाल हो जाएंगे। तीसरा सवाल, ड्राफ्टिंग भी इंपॉर्टेंट है। जब तक प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे प्यारे बच्चों, आप कभी भी पेपर पे नहीं कर सकेंगे। ये बात समझ आती है? ये पूरी डायग्राम आपके सामने बनी है, ये हमारे 7 क्लासेस का कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है। अब समझ आया 7 क्लासेस हमने क्यों ये टाइम लगाया, ताकि जब हम यहाँ पे पढ़े तो एक एक वर्ड, चाहे इंटरनल कंट्रोल का लिखा हुआ हो, चाहे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर हो, चाहे ऑब्टेनेड, वो में एक एक वर्ड समझ में आ रहा हो। मैं आपके सामने एक आसान बात करने जा रहा हूं, एक बड़ी मैथमेटिकल इक्वेशन बताने जा रहा हूं। आइजा 550 इज इक्वल टू आइजा 315 प्लस आइजा 500। दैट्स इट, फुल स्टॉप, खत्म। आरपी का स्टैंडर्ड इज इक्वल टू रिस्क आइडेंटिफाई कर लो, रिस्क असेस कर लो, और उसके अगेंस्ट ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लो, फुल स्टॉप।
आगे लिखना है आइजा 705 भी लिख सकते हो कि अगर एडिक्वेटली डिस्क्लोज नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे, तो मॉडिफाइड करोगे। मैनेजमेंट आरपी के ऊपर डेटा नहीं दे रही तब क्या करोगे, प्रोसीजर ही परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो आप क्या करोगे। सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन, आइजा 550 इज इक्वल टू आइजा 315 प्लस आइजा। और मैं आपको यही चीज समझाने की कोशिश, तो आज जो एक बड़ी क्लास रखी है उसका पर्पस ये था कि हमें एक क्लास में समझ में आ जाए कि आगे जो हम आइजा पढ़ने जा रहे हैं वो अगर आप क्लास मिस करेंगे प्यारे बच्चों, आप अपना बहुत बड़ा नुकसान करेंगे, बिकॉज चीजें आपस में लिंक्ड है मेरे प्यारे बच्चों। खुदा का वास्ता समझने की कोशिश करिएगा, ये अकाउंटिंग नहीं है कि अगर आपने IFRS 15 रेवेन्यू मिस कर दिया तो IFRS 16 नहीं समझ सकते, या IFRS 16 मिस कर दिया तो डेफर्ड टैक्स नहीं समझ सकते। ये खुदा का वास्ता है, समझने की कोशिश करिएगा, ये ऑडिट है प्यारे बच्चों। इसमें एक चीज भी आपकी मिस हो गई, आगे जाके कहां पे लिंक्ड हो रहा है, क्या क्या लॉजिक है, वो सब आपसे मिस हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या यहां तक बात समझ आ रहा है? तभी आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों, क्लासेस कंसिस्टेंसी के साथ लें। अगर आप 2-2.5 घंटे क्लास में अटेंटिव बैठ गए, चीजें समझ में आ गई, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं आपको तक कयामत चीजें रिटेन रहेगी। और जितना भी आई कैप आपको घुमा ले, ये आसान कर दिया है मैंने आपके लिए, ये समझने की कोशिश करिएगा कि चीजें आसान हो गई। अब समझ आ गया यार, आरपी में ये है और अगर ये आइडेंटिफाई होगा तो वो सारा काम वापस से करना है। ये चीज समझ आ गई आपको, पूरा स्टैंडर्ड आपने ये वो नहीं है कि मैं एक पेज का हैंड आउट दे दूं, मैं कहूं यार समरी मैंने दे दी है और मैंने ऑडिट आसान कर दिया। नहीं यार, ये फिजूल की बात है। और एक पेज का हैंडआउट भी है किताब में, वॉल्यूम 2 अगर आप देखेंगे तो एक पोर्टल का एक्सेस कितने लोगों के पास है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, ऑडिट सॉफ्टवेयर जाके देखिएगा, ऑडिट वो सॉफ्टवेयर आप जाके देखिएगा, वो सॉफ्टवेयर आपसे बात करेगा। आप आइजा 550 खोलेंगे, रिलेटेड पार्टी, वो पहला सवाल आपसे पूछेगा ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग, आप उस पर क्लिक करेंगे वो आपको बताएगा ऐसे अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है। फिर वो अगला पूछेगा आपसे कौन कौन से रिस्क है, आप रिस्क पे क्लिक करेंगे वो आपको 4 रिस्क बता देगा, उस रिस्क पे क्लिक करेंगे उसके प्रोसीजर्स बता देगा। अगर न्यू रिलेटेड आइडेंटिफाई हो, उस पर क्लिक करेंगे। मैंने इतना आसान कर दिया है, लेकिन ये हैंडआउट ये मैटर नहीं करता प्यारे बच्चों। सबसे पहली प्राइमरी चीज क्या मैटर करती है कि मुझे स्टैंडर्ड का स्ट्रक्चर पता है, मुझे लॉजिक पता है, मुझे इसके लिंकिंग अगर पता है, पेपर में जितना मुश्किल वो मुझसे सवाल पूछ ले, मुझे पता होगा कि लिखना क्या। मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, आप हैंडआउट सामने रख लीजिएगा। 1-2 सवाल हम नहीं कर पाएंगे फाइनल के, इवन कैफ का एक सवाल नहीं कर पाएंगे। और मैं आपको यहां तक दिखाऊंगा सीफैप का सवाल कैफ से मैच हो रहा है। एक सीफैप में अगर 2017-2018 में जो सवाल आया है वो कैफ में 2021 में पूछ रहा है। ये भी हम आज की क्लासेस को प्रूफ करेंगे। क्या यहां तक बात समझ आती है? मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों, 3 में 10 का मैं 3:15 बजे हम वापस, मैं 25 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं, सुकून से, सही है? आप नमाज पढ़े, लंच करें, 3 बजे किताब आ जाएगी। थोड़ा सा आप कोशिश करिएगा सारे के सारे एक साथ ना आ जाए ताकि आप लोगों का टाइम से आया हो। 3 बजे इंशाल्लाह किताब आ जाएगी, किताब ले लीजिएगा। अगला काम हमारा क्या है, किताब से हमने इसी स्टैंडर्ड को रीड करना है। आधा घंटा रीड करेंगे सुकून से, और उसके बाद हम किसके ऊपर आ जाएंगे, और हमने 90% पढ़ा है, हमने 100% नहीं पढ़ा, फिर हमारा अगली क्लास का। बट आज जो पढ़ा उसी की आज ड्राफ्टिंग कंप्लीट करनी है। डन हो गया प्यारे बच्चे, थैंक यू सो मच।